बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से जोश जगा दे जीत की धुन, विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर। इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज तो दो मैचेस हुए, बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स हुए दोनों मैचेस। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स को 9 विकेटों से हराया। जिस अंदाज से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, बिल्कुल लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन बेबस नजर आए और स्पिनर्स के आगे। और जो कैचेस लिए गए आज, 3 कैचेस, बड़े कमाल के कैचेस लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के फील्डर्स ने। कप्तान शादाब खान, उनके अलावा ऑस्ट्रेलियन क्रिस ग्रीन जो ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने अपनी गेंद पर बड़ा शानदार कैच लिया। और उनके अलावा सलमान इरशाद ने एक बड़ा अच्छा कैच लिया। और कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस। सिर्फ 100 रन पर उन्होंने ढेर किया लाहौर कलंदर्स की टीम को, और ये टारगेट 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में अचीव कर लिया। उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ उसी विकेट पर हुआ, और उस मैच में 246 रन स्कोर करने में कामयाब हुई आज पेशावर ज़ल्मी की टीम। और कमिंडो मेंडिस जो कि श्रीलंकन बैट्समैन है, क्या उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम के साथ उनकी 191 रन की पार्टनरशिप हुई दूसरी विकेट की। और फिर उसके बाद जब बैटिंग करने आई कराची किंग्स की टीम, तो वही कहानी थी जो लाहौर कलंदर्स की थी। उन्होंने पहले बैटिंग की थी, कराची किंग्स की टीम ने बाद में बैटिंग की, और 87 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। क्या बॉलिंग की आज नाहिद राना ने। 20 साल नाहिद राना, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, जो पाकिस्तान में भी सीरीज खेलने के लिए आए थे, आज उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 7 रन दिए, 20 डॉट बॉल्स की, और उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और अब इस सूरत हाल के बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गई। एक तो उसका नेट रन रेट +2 का हो गया, और फिर उसके अलावा जो आज पहला मैच जीती इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो भी अब टॉप पर आ गई, उसका नेट रन रेट भी अब +2 का हो गया। तो इन दोनों मैचेस के हवाले से बात करेंगे। आज 25 मिनट तक खेल रुका रहा। स्पाइडरमैन में प्रॉब्लम आ गई थी, जो स्पाइडरमैन कैमरा होता है उसमें प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से खेल रुका रहा। लेकिन फिर उसके बाद जब खेल शुरू हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिस अंदाज से आज बैटिंग की है पेशावर ज़ल्मी ने, सिवाय आजम खान के 25 रन के, कोई और खिलाड़ी उस तरह की बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर सका। इन दोनों मैचेस पर तबसरे के लिए हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। ये दोनों रोजाना अपनी राय का इजहार करते हैं, और हम अपने इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं, टेक्निकल बातें करते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड बातें करते हैं, और आज भी यही बातें करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम फवाद आलम से। फवाद, कैसे देखते हैं आज जिस तरह से 1 साइडेड मैचेस हुए PSL में? एक तो तमाशाई नहीं है, दूसरे कराची लेग है। कल भी 145 रन बनाए थे, 146 उन्होंने अचीव कर लिया। आज भी जिस अंदाज से मैचेस हुए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कल की निस्बत अगर देखा जाए, कल तो आखिरी बॉल तक गेम गया था, रन्स कम थे, बट लेकिन हाँ, इधर आज का जो विकेट था वो अच्छा विकेट था बैटिंग के लिए। ऑस्ट्रेलियन जो सॉयल विकेट जो आया हुआ है इधर, जो कराची में है, तो उसी पे मैच था आज। इसलिए देखें, दोनों मैचों में बॉल जो है इतना टर्न नहीं हुआ, ब्रेक इतना नहीं हुआ, बाउंस अच्छा मिल रहा था, चाहे वो स्पिनर से, चाहे वो फास्ट बॉलर से। बट पहले मैच में आएंगे, पहले मैच में वही होगा। देखिए, फ़खर जमान नहीं खेल रहे, जाहिर है, तो उन्होंने हसीबुल्ला से ओपन कराया, ठीक है। तो नईम पहली बॉल पे ही आउट हो गए उनके। अब्दुल्ला शफीक, जो नईम और अब्दुल्ला शफीक ने लास्ट मैच में रन किए थे, वो दोनों आउट हो गए अर्ली ऑन। तो जाहिर है फिर फ़खर जमान खेल ही नहीं रहे। तो ऊपर से इनके ये तीनों प्लेयर अगर किसी भी मैच में रन्स नहीं करेंगे तो फिर लाहौर को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो वही हुआ कि संभल ही नहीं पाए। एक से एक वो जो आपने कैच की बात की, शराब ने कैच बहुत अच्छा लिया अब्दुल्ला शफीक का, तो वहां से मोमेंटम दोबारा शिफ्ट हुआ। लेकिन लाहौर बड़ी ऑफ कलर नजर आई आज। मुझे ऐसा लगा कि लाइक उनकी बैटिंग में और कोई अवेयरनेस, कुछ समझ, यहाँ विकेट को देख के ऐसे होगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा विकेट होगा, कि ऐसा खेलेगा। लेकिन बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था, क्योंकि सेकंड टाइम जब इस्लामाबाद बैटिंग करने आई, उन्होंने 11 ओवर में 11 पॉइंट समथिंग में उन्होंने रन चेस कर लिए, और कोई मुश्किलात का सामना नहीं हुआ उनको। सिर्फ उनकी 1 विकेट गिरी, और बाकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉनवे खेले, जो कि कॉनवे जो है फॉर्म में भी नहीं थे, और जबरदस्त, एग्जैक्टली, उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की। मोहम्मद फाइक के पास एक अच्छा मौका था, क्योंकि यंगस्टर ने, जाहिर है, फर्स्ट टाइम खेलने, पहले भी उन्होंने एक मैच में 30-35 रन किए, और इसमें फिर आज 39 कुछ और रन बनाए उन्होंने, तो उनके लिए एक अच्छा मौका था, अच्छा वो नजर आए। तो लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ना, उनको फ़खर जमान की भी थोड़ी कमी महसूस हुई। और जब ये वही कंट्रोवर्सीज जब होती हैं, चीजें होती हैं, फिर सिकंदर रजा के साथ भी हुई है, तो वो सारी चीजें
जितने भी हैं उसको टैकल करके इनको आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी देखें उनके ये चौथा मैच था आई थिंक मेरे ख्याल था उनके, अभी तो वो भी 2 ही मैच जीते हुए, अब 2 हार गए वो लोग भी, तो आगे आने वाले मैचों के लिए उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि सुपर 4 में जगह बनाने के लिए। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जिस तरह की पिच थी, ऑस्ट्रेलियन सॉयल, जब पिच रिपोर्ट दे रहे थे ग्रेग ब्लड वगैरह तो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन सॉयल है की मट्टी है वही, तो जो ऐसा चेंज क्या नजर आया कि एक टीम 100 रन पे आउट हो जाती है और फिर अगली टीम जो है वो टारगेट 11वें-12वें ओवर में अचीव कर लेती है बगैर एक ही विकेट खोए हुए? इकबाल भाई, मेरे ख्याल में इसकी मेन वजह थी इनका पिछला मैच, क्योंकि मेरे ख्याल जिस तरह से इन्होंने वो टारगेट दिया था 14 ओवर में, ये का जो मैच हुआ पीछे, तो मेरे ख्याल में वही 13 ओवर में तो वही माइंडसेट लेके ये इस गेम में आए थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बड़ा टारगेट जाए। और मेरे ख्याल में जब भी बैटिंग लाइन बड़ा टारगेट लेके आती है तो वो अपने रिस्क लिया उन्होंने शुरू में, और वो फिर आउट होतेगा। और मेरे ख्याल में इसमें सोचना पड़ेगा लाहौर कलंदर को कि जिस तरह से जिसने बात की है फवाद ने कि फखर जमान नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने एमन को ड्रॉप किया, वो भी फिट नहीं थे तो वो थोड़ी रायन बर्ल आए जिम्बाब्वे के बैट्समैन, वो भी कामयाब नहीं रहे। जी हाँ बिल्कुल, तो वो एकदम बैटिंग लाइन में 2 आपके प्लेयर चेंज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको टाइम लेना चाहिए था, थोड़ा सा टारगेट बड़ा सोचे गए थे, इसलिए अर्ली ऑन चांसेस लिए और विकेटें गंवाते रहे। बॉलिंग को कैसे देखेंगे? 4 फास्ट बॉलर्स से टॉप के, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, उबैद शाह हैं, और उसके अलावा एक चौथे जो बॉलर थे मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश की, इतने फास्ट बॉलर खिलाए, जबकि उसके बरक्स स्पिनर्स ने विकेटें नहीं लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स में। तो आप समझते हैं लाहौर कलंदर्स का यही अंदाज है कि वो फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा रिलाय करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, फास्ट बॉलर पे बिल्कुल रिलाय करते हैं, और अब इनके 3-4 सीजन से आप देखें तो फास्ट बॉलर रिलाय कर रहे हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल में जिस तरह से बैटिंग हुई है तो टारगेट ही इतना नहीं था कि वो फास्ट बॉलर प्ले में आते, तो ये तो इस वजह से लाहौर कलंदर आज बिल्कुल ही वन साइडेड हार गई। फवाद, आज बाबर आजम ने भी रन्स कर दिए, 87 उन्होंने रन्स किए बाबर आजम ने, और जो उनकी पार्टनरशिप हुई, हालांकि जल्दी आउट हो गए थे मोहम्मद हारिस, लेकिन जो पार्टनरशिप हुई बाबर आजम की और उसकी कमिंडो मेंडिस की 191 रन्स की, उसके बारे में क्या कहेंगे? बाबर आजम 2 मैच खेल चुके थे, अब कोई 50 नहीं था, लेकिन आज उन्होंने किया। कल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ, उन्होंने बड़ा रूडली जवाब दिया आगे चलें, लेकिन भाई फिनिश नहीं कर पा रहे। लेकिन आज तो चूंकि पहले बैटिंग थी, फिनिश की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन बैटिंग बहुत आला की आज बाबर आजम। बिग साहब, एक छोटी सी बात है, एक आपने पहले बाबर की बात की, 0 पे ही विकेट गिर गया था उनका हारिस का ना, तो 0 पे आउट हो गया, तो फिर ऐसा लगा कि यार ये पहले मैच जैसा हुआ, ये भी ना हो कि ये लोग भी 100 पे 125 पे आउट हो जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की मेंडस ने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की उसके साथ बाबर आजम ने। देखिए ये विकेट जो है ना इन बैट्समैनों को ज्यादा सूट करता है, क्योंकि ये लोग जोर से नहीं मारते, ये टाइम करते हैं बॉल को, और वो सिर्फ टाइम के साथ अपने खेलते रहे। उन्होंने सिर्फ गैस में टाइम किए और चौके मिले, बाउंड्रीज में, फिर उन्होंने छक्के भी मारे हैं साथ साथ। आप देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने मेंडस उसको भी खेला, क्या कहते हैं, जंपा को भी खेला, ठीक है, और खुशदिल शाह जो पहले ओवर में उन्होंने विकेट ली थी, लेकिन उनको तीसरा ओवर नहीं कराया गया, हमजा सोहेल से उन्होंने ओवर करवाया। उसका चौथा ओवर जब कराया उसको खुशदिल को, तो बाबर ने उसको चौका भी मारा, 2 चौके मारे, 1 छक्का मारा। तो आई थिंक ओवरऑल, अगर जहां तक आपने बाबर की भी बात की, मैं आता हूं कि जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बात की, पहले तो जिसने भी सवाल किया उसको देख के सवाल करना चाहिए। आई थिंक उसका उनका पिछला उनको पता नहीं है कि उसने क्या क्या की है, क्या लेकिन कोहली से मिलाना तो दुरुस्त नहीं है ना, मैं तो कोहली से कंपैरिजन किया था, बाबर को खुद जवाब देना चाहिए। कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आप देखिए बाबर आजम हमारे मुल्क का प्लेयर है ना, उसने जितने भी परफॉर्मेंस की है हमारे मुल्क से की है ना, तो हमें तो अपने प्लेयर को ऊपर करना चाहिए। और आप मैच फिनिशर कहते हैं, तो इसने 100 करके मैच नहीं जितवाया इंग्लैंड के खिलाफ। मुझे याद है कि जब 200 रन हुए थे, 200 रन चेस करने थे, तो बाबर ने 100 किया था, मैच जीते थे हम यहाँ पर T20 में, पाकिस्तान में। तो इंडिया के खिलाफ भी वर्ल्ड कप में भी जो हुआ था 150 रन चेस करने थे, तो मैच तो जितवाए हैं ना, ऐसी बात नहीं है, मैचेस बहुत जितवाए हैं यार। अब हमारा होता क्या इकबाल भाई के जब रन्स नहीं हो रहे होते ना किसी प्लेयर से, तो हर कोई एक ही जगह चलना शुरू हो जाता है, भाई चलो भाई अब इसको पकड़ लो बस, कि हमने इससे बात करनी, और उल्टे सीधे सवाल हैं। जितनी इसने परफॉर्मेंस की है, 12,000 कुछ 90 या 95 रन हो गए इसके T20 में, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे शोएब मलिक है। तो आप देखें कि किसको आप कह रहे हैं कि यार आप मैच फिनिशर नहीं हो, तो थोड़ा सा सवाल भी मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया वालों को देख के करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्लेयर को हम ही ऊपर लेके जाएंगे, गिराएंगे भी हम ही। लेकिन अगर कुशाल मेंडिस की बात करें, 14 चौके 4 छक्के,
और जिस तरह से उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, कुशाल मेंडिस ने बिल्कुल बेबस कर दिया उसने कराची किंग्स के बॉलर्स को। ये आप समझते हैं यही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि वो अटैक किया उसने, और उसके साथ साथ बाबर का कल 116 का स्ट्राइक रेट था, आज 170 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा, क्योंकि उसके दूसरे एंड से जो उसको सपोर्ट मिल रहा था वो भी बड़ा जबरदस्त था। कमिंदा मेंडिस की बैटिंग के बारे में क्या कहें? बहुत जबरदस्त बैटिंग की, और जिस तरह फवाद ने कहा कि टाइमर है तो हर तरफ कुशाल मेंडिस तो हर तरफ उन्होंने चारों तरफ ग्राउंड के शॉट खेले। अगर अर्ली ऑन आप देखें कि एक बॉल किया था बाउंसर उनको जो हेलमेट पे लगा, उसके बाद 2 चांसेस मिले उन्हें, कहते हैं कैचेज विन मैचेज, तो अगर वहां पे वो कैच हो जाता तो थोड़ा सा मुश्किलात आती पेशावर के लिए। लेकिन उसके बाद से जिस तरह बाबर ने और कुशाल ने बैटिंग की है थ्रू आउट, लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची की जो बॉलिंग है आज बिल्कुल फ्लैट नजर आई। अगर आप देखें कि एंड तक इतना बड़ा टोटल हो गया है, लेकिन बॉलर जब भी रनिंग एंड पे खड़ा हुआ है, बॉलिंग करने खड़ा हुआ है, तो ना कप्तान उनके पास आ रहे, ना कोई दूसरा बॉलर आ रहा बातचीत करने के लिए, तो ऐसा लगा बहुत बुझी लगी है कराची के लिए। 4 ओवर में 55 रन अब्बास आफरीदी के, 2 विकेटें अगरचे उन्होंने ली, लेकिन 4 ओवर में 55 रन तो बहुत होते हैं। आप समझते हैं कि लोग अब समझ गए अब्बास आफरीदी की स्लोअर डिलीवरीज को, बहुत ज्यादा वो उस पर रिलाय कर रहे हैं, हालांकि बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इसमें इस टूर्नामेंट में उनकी इतनी इंप्रेसिव कारकर्दगी नहीं रही एज अ बॉलर। बिल्कुल देखें, अगर ओवरऑल पीएसएल की बात करें तो इस पीएसएल में अगर अब लोकल बॉलर की बात करें तो अभी तक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं नजर आई, अपार्ट फ्रॉम 1-2 स्पेल के। अगर हम बात करें हमारे जितने भी बॉलर आ रहे हैं, अपकमिंग गेस्ट आ रहे हैं, स्पेशली इन T20, आप देखें कि वो तेज बॉलिंग की तरफ जा नहीं रहे, जा रहे ना बॉलिंग की तरफ नहीं जा रहे। अगर आप देखें ओवर में 4-4 स्लो बॉल हो रही है, एक बॉल ऑफ स्टंप पे है तो एक टांग पे हो रही है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे आज नाहिद राणा ने बॉलिंग की है, एग्रेसिव बॉलिंग की है, चढ़ के बॉलिंग की है, तो पता चल रहा था कि एक कोई तेज बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो आप फर्क नजर आ जाता है। तो ये हमारे पूरे यंगस्टर का माइंडसेट है जो आपको ज्यादातर वैरायटीज पर आया है, लेकिन स्किल लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा एज अ बॉलर सबको। फवाद, डेविड वार्नर चले गए थे अपने मुल्क ईस्टर मनाने, फिर वहाँ एक मुकदमे का शिकार हुए, अब अगले महीने उसकी हियरिंग होगी, वापस आए, आज वो बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे, 0 पर आउट हुए। कप्तानी की भी जिस तरह बात कर रहे थे समी कि कप्तानी भी उस तरह की नहीं की कि ऐसा लग थ्रिल वो नजर नहीं आई, ऐसा जैसे इन्वॉल्वमेंट वो नजर नहीं आया। क्या कहेंगे डेविड वार्नर की इस कारकर्दगी? पिछले भी मैचेस देखे जाए तो उनकी कप्तानी ऐसी ही थी, कोई इतना ज्यादा आते नहीं थे। हाँ यस, इनकी ये बात सही है कि बॉलर्स एक दूसरे से जरूर बात करते थे जब कुछ भी आके एकदम, लेकिन आज वो चीज नजर नहीं आई क्योंकि सारे बॉलर्स को ही कुट पड़ रही थी, कुछ समझ नहीं आता कि मैं जाके क्या मशवरा दूं। तो जहां की कप्तानी की बात है वो भी बेबस हो जाते, जैसे जो है अब्बास के पहले ओवर में ही चौके के बाद या छक्के के बाद उन्होंने स्कूप मारा था तो कैच छूटा है पीछे, क्योंकि आजम तो पहुंच नहीं पाते, लेकिन वो फील्डर तो आराम से पहुंच गया, तो उसके तो यहाँ हाथ बीच से निकल गया कैच। उनके लिए जाहिर है फिटनेस का देखें थोड़ा सा तो है कि पीछे, एक तो पीछे भागना हम जैसों के लिए भी मुश्किल है, और उनकी जो फिटनेस है जाहिर है उनके लिए और मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। फिटनेस वाइज अगर आप आए तो वो हमजा पहुंचे भी तो उनके बीच से जो है कैच जो है निकल गया। जैसे आपने बोला कि भाई कैच पकड़ोगे तो मैच जीतोगे, तो वही है। और जहां तक इस विकेट की बात है, जैसे इन्होंने बॉलिंग की बात की, सिर्फ एक छोटी सी बात है, ये नाहिद राणा की बात करें और शरीफुल की बात करें, इनको फायदा क्या हुआ है? हमारे जो बॉलर थे मीर हमजा सुहेल, तीसरा अब्बास, उनकी स्पीड क्या आई थी 122, 123, और उनकी लेंथ है स्विंग वाली करने वाली। ये दोनों बॉलर क्या थे कि पीछे लेंथ पे हिट करने वाले थे, तो इसलिए इनको हिट नहीं लग रही थी। समी भाई ज्यादा अच्छा बताएंगे क्योंकि जो मैं थोड़ा बहुत देख, तो शरीफुल थोड़ा लेंथ पे लाके वो मारते थे बॉल, और पहला बॉल ही उन्होंने आके लेंथ पे मारा है, तो पहले बॉल पे वार्नर को आपने देखा कि वो जो है एज लगा और वो गली पे कैच हो गए। तो ओवरऑल उनको सूट करता था, उन्होंने उसके मुताबिक ही की। तो कराची के पास अगर आप देखें कि कोई पेसर नहीं है, सारे मीडियम पेसर हैं, 122, 123, 124 की स्पीड वाले, तो आगे चल के हाँ उन्होंने बहुत फायदा उठाया। इसी वजह से उनको बाउंसर, एक वो सही कहा जो अब्बास ने बाउंसर किया था वो यहां से उठा है, पीछे नहीं किया उसने, इसलिए वो आके हेलमेट पे लगा है। जो थोड़े पीछे किए हैं उस पर टाइम मिले जी, तो वो यहां से लेंथ से उठा है, क्योंकि उसने वो लेंथ मारा, उसके बाद किसी ने लेंथ पे बॉल ही नहीं मारा, और ना ही किसी भी प्लेयर को, दोनों को किसी ने बाउंसर नहीं किया। नाहिद राणा की अगर हम बात करें, 20 डॉट बॉल्स की उन्होंने, 4 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए। क्या पेस कम सामना नहीं कर पाते हमारे बैट्समैन? या चलें ये तो फ्रेंचाइज है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद होती है, जिस तरह फवाद कह रहा था, तो उस पर बड़ा मुश्किल होता है। तो आज भी यही लगा। और फिर शरीफुल इस्लाम ने भी क्या बॉलिंग की, दोनों ने, जो बांग्लादेशी बॉलर्स हैं उन्होंने बताया कि कैसे गेंद की जाती इस तरह की विकेट पर। मीर हमजा ने 4 ओवर्स में 57 रन दिए, अब्बास आफरीदी ने 4 ओवर्स में 55 रन दिए। तो अब्बास आफरीदी या मीर हमजा ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके, हमारे बॉलर्स
बॉलर्स को ऐसा क्यों नहीं मालूम होता? बिल्कुल इकबाल भाई, एक प्रिपरेशन की होती है। बाकी मेन चीज जो मैंने देखी है फिटनेस का इशू है। अगर आप देखें हमारे बॉलर की, जो मैं अपनी नजर से देख रहा हूँ, तो उस तरह की फिटनेस नहीं नजर आ रही। इवन आप शरीफुल को देखें, डेविड वार्नर उसको फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहे थे, तो एकदम सरप्राइज हुए जब बॉल पीछे आया। तो हमारे बॉलर की मेजर नहीं लगा अभी तक पूरे पीएसएल में किसी ने ट्राई किया हो, शॉर्ट बॉल यॉर्कर ट्राई किया हो। तो हमारे बॉलर अभी तक जो है, अगर आप 90% देखें उनकी बॉल, 80% देखें, स्लो बॉल पे निसार कर रहे हैं। नाहिद राना की बॉलिंग को क्या कहेंगे? जिस तरह इन्होंने 3 विकेटें ली और प्रेशर डाला, उन्होंने अपनी गेंद पर कैच भी लिया, शॉर्ट पिच गेंद भी की। नाहिद राना की बॉलिंग के हवाले मेरे ख्याल में हॉस्टाइल बॉलिंग किया, अग्रेसिव बॉलिंग किया। अगर आप देखेंगे बैट्समैन को बिल्कुल चढ़ के बॉल किया, बिल्कुल मारने का मौका नहीं दिया। आपको नजर आ रहा है कि एक्स्ट्रा पेस से बैट्समैन परेशान थे, उनको नहीं समझ आ रहा था किस तरह के शॉट खेले। तो जितनी तारीफ की जाए नाहिद राना की, वो उतनी कम है कि इस उम्र में, 20 साल की उम्र में लीग खेलने जहां फास्ट बॉलर सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर आगे इस तरह की बॉलिंग करना काबिल दीद है। हालांकि दिलचस्प बात यह कि ये बांग्लादेश की अंडर 19 टीम में नहीं थे सेलेक्ट, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से इन्होंने इंप्रूव किया, पाकिस्तान के दौरे में अच्छी बॉलिंग की, फिर उसके बाद अभी जो वनडे सीरीज हुई पाकिस्तान बांग्लादेश की, वहां भी इन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं फवाद? हमारे बैट्समैनों में कहां आपको टेक्निकल खामी नजर आती है? देखिए टेक्निकल सब में एरर होता है, थोड़ा थोड़ा एरर होता है। अब जैसे ये कंडीशन है, जैसे ये विकेट है, ये हमें डोमेस्टिक में नहीं मिलती, जिस तरह की आज विकेट पे हम खेल रहे हैं। इस वजह से देखें, सिर्फ उसका पेस देखें, 127 पेस है, सॉरी 137 का पेस है उस पे, ठीक है। उस पे हमसे उसका बाउंसर और शॉर्ट ऑफ लेंथ पीछे नहीं है उसकी, वो लेंथ बॉल है, आगे बॉल है। बाउंसर तो यहाँ पर आता है ना, ये वाला बाउंसर थोड़ी होता है, वो तो लेंथ बॉल है, जो हमें ऑस्ट्रेलिया में जाके इसी चीज की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। जैसे हम कहते थे कि इंजी भाई के पास बहुत टाइम होता था, वो इतना टाइम होता था, वो कहीं भी खेल लेते बॉलर, किसी भी विकेट पे जाके। हर बॉलर से आप बात करें तो इंजमामुल हक के पास बहुत टाइम होता था। तो ये टाइम क्या होता है कि आपके पास एक्स्ट्रा माइनर सेकंड हो बॉल खेलने के लिए, तो ये हमारे पास कम है। क्योंकि जब हम शॉर्ट पिच पे खेलने जाते, जैसे सादबेग को भी आपने देखा, जब वो हटे उनकी तरफ आया, उन्होंने सिर्फ यूं घुमा दिया, उन्होंने ना बॉल को देखा ना कुछ देखा, वो लेंथ पीछे थोड़ी था, पीछे होता तो आराम से लग जाता। उसी तरह वो खुशदिल का भी यही हुआ, थोड़ा सा इधर बॉल गिरा हुआ था, जोर से मारने वो उधर गए। अब देखिए इधर ही मेंडेस की बात मैं करता हूं आपसे कि मेंडेस को जब वो पुल के, हालांकि पेस नहीं था, मेंडेस इधर नहीं मारने जा रहे थे उसको, मेंडेस मारने जाते स्क्वायर लेग पे उसको, ठीक है। तो उधर उसको छक्के मिले। आप अगर इस विकेट पे फ्रंट ऑफ मिड विकेट मारने जाओगे तो इधर आप आउट ही होगे, जिसका लेंथ पे अच्छा बॉल आएगा और 137 की स्पीड पे कर रहा होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड Pepsi and it is powered by Telenor and Service Tires। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन, और विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। और एक मरतबा फिर हम आपको फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं, आज 2 मैचेस खेले गए, एंटी क्लाइमेक्स था इन मैचेस का। जिस तरीके से रन्स की बरसात हुई और जिस तरीके से 100 रन्स पर लाहौर की टीम, 87 रन्स पर कराची की टीम ऑल आउट हुई, उससे तो मुकाबला नजर नहीं आया। लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फील्डिंग की। फवाद, जो फील्डिंग का मेयार था आज, खास तौर पर जिस तरह से लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इस्लामाबाद के फील्डर्स ने कैचेस लिए, और वही बात होगी ना कि कैच आप लेंगे तो मैच जीतेंगे, क्या कहेंगे? जबरदस्त फील्डिंग की मेरे ख्याल से, और कैचेस अगर आप देखें, यहाँ पर ये देखें शदाब का कैच देखें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच लिया उन्होंने हवा में जाके। और दूसरा जो है ग्रीन ने जो कॉटन बोल्ट पकड़ा था अपनी बॉल पे, खुद ही आपने देखा। बाकी तो इजी कैचेस थे। और अगर आप देखें कि सेकंड टाइम अगर आप देखें, जब कराची की जब फील्डिंग हो रही थी, कितनी मिस फील्डिंग हुई है। कैचेस तो छोड़े उन्होंने, लेकिन उनसे मिस फील्डिंग्स कितनी हुई है कि ये नजर आता है कि बेग साहब के जब आप पे प्रेशर आता है उस टाइम आप अपने आप को कैसे संभालते हो। तो अभी तो ये तो फ्रेंचाइज का मैच खेल रहे हो आप, तो जब आप पाकिस्तान या अपनी कंट्रीज के लिए खेलोगे तो ये तो प्रेशर, उधर तो प्रेशर की खेल है ना। अगर इधर आप प्रेशर नहीं संभाल पाओगे तो उधर प्रेशर कैसे संभालोगे। तो फील्डिंग का मैच ओवरऑल अगर आप पीएसएल में देखें तो बहुत ही खराब
छाप रहा है बिल्कुल। और फील्डिंग कोचेज जो जितने भी फ्रेंचाइज के साथ है वो सब 10-10 साल से काम कर रहे हैं। हाँ। तो मतलब वो क्या काम कर रहे हैं, और अच्छा जो मिडफील्ड भी वो कर रहे हैं जो कंटिन्यूसली फ्रेंचाइज में खेलते हुए आ रहे हैं। सही सभी, लेकिन जो कैचेस की जिस तरह फवाद ने बात की, फील्डिंग के मयार की बात की, कहीं कराची ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गई थी कि कराची 3 मैच जीती हुई थी, उन्होंने कहा बस अब तो हम 6 पॉइंट तो ले चुके हैं, लेकिन आज बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए कराची किंग्स की टीम। जी हाँ, बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई, लेकिन इकबाल भाई मैं समझता हूँ टीमें वही टूर्नामेंट जीती जो सही टाइम पे पीक करे। ठीक है, पॉइंट टेबल पे भी आप है, लेकिन 1-2 मैच लगते हैं कि फिर आप जब चेंज होता है तो फिर आप कंट्रोल नहीं हो पाता। आप जितना भी कोशिश कर रहे हो तो अच्छी चीजें भी कर रहे हो तो वो रिजल्ट नहीं आते। तो मेरे ख्याल में इसी रन को कंटिन्यू करें, और जितनी भी टीमें हैं आप देखें कि अभी तो टूर्नामेंट में 3 टीमें नीचे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर जाएंगी तो वो टीमें हो सकता है कि जीतने के लिए मैच दूसरी टीमों को टूर्नामेंट खराब करें। तो बड़ा सोचना पड़ेगा टीमों को इस बारे में। अच्छा, एक और चीज बड़ा कंफ्यूजन है फवाद इस टूर्नामेंट के हवाले से कि ठीक है 8 टीमें सबने एक मैच खेल लिया सिंगल, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि फिर एक टीम जो है वो 3-3 मैच और खेलेगी। किसके खिलाफ खेलेगी अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि टोटल 10 मैच होंगे हर टीम के। तो आप नहीं समझते कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए, 4 कौन सी टीमें होंगी जो कह रहे हैं कि 2 ग्रुप्स में हो जाएंगी 4 टीमें, तो इससे कंफ्यूजन से फर्क पड़ेगा? देखिए कंफ्यूजन से नहीं, उन्होंने पहले से बता दिया गया कि भाई पहले सिंगल लीग पे है, ठीक है, पहला राउंड जो है वो तो 7-7 मैच हो गए, फिर जो 8 टीमें हैं उनको 4-4 में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो 3-3 मैचेस और हो जाएंगे। 4-4 में डिवाइड करेंगे ऐसा नहीं है, वो कहते हैं 4-4 में कैसे करेंगे, क्या उसका क्राइटेरिया क्या होगा? वो उन्होंने खुद दिया हुआ है ना, वो तो लिखा हुआ है ना। नहीं, जब सब आज यही मीडिया बॉक्स में भी बात हो रही थी कि सब कंफ्यूज है कि भाई कौन सी टीमें, क्या क्राइटेरिया है, जो टीमें कौन सी है ना, विनर वो पिछले साल की विनर है, रनर्स अप है। नहीं, वो क्राइटेरिया नहीं है। जो 4 रखी हुई उन्होंने कुछ, मेरे ख्याल से एक जगह पे हैं क्या कहते हैं ये लाहौर, कराची और 2 और है, कोयटा है और एक और है कोई, आई थिंक हैदराबाद है। ये 4 टीमें और बाकी 4 टीमें उधर ये वाली जो रह गई हैं पीछे। तो इन 4 टीमों को कैसे उन्होंने खुद ही सेलेक्ट किया? खुद करेंगे, जाहिर है वोट करेगा ना वो। उन्होंने देखे रूल्स तो वो बना रहे हैं ना। हाँ। तो सिलेक्ट भी वही करेंगे, तो टीमें भी वही सिलेक्ट करेंगे। वो कुछ वजह थोड़ी बताइए उन्होंने। सिर्फ स्टेट में अगर आपने देखा हुआ जो उन्होंने पर्चा भेजा है जिसमें क्लॉज लिखे हुए हैं, उसमें यही लिखा हुआ है सिर्फ कि पहले 7 मैच होंगे हर टीम के, मतलब सिंगल लीग के मैच, फिर 2 ग्रुप्स में 4-4, मतलब 4-4 का 2 ग्रुप बन जाएंगे। उन्होंने ये नहीं लिखा कि किस बुनियाद पे बनेंगे। और कौन होगा 2 ग्रुप, ये भी नहीं लिखा है, नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, तो वो बोर्ड ही करेगा। बोर्ड ने अनाउंस मेरे ख्याल से कर दिए, कहीं है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं अनाउंस नहीं हुआ, आज मैं भी ढूंढ रहा था। तो ओवरऑल इस तरह का उन्होंने बनाया हुआ। इसमें 3-3 मैच और मिलेंगे तो 10-10 मैच हो जाएंगे हर टीम के। फिर सभी, लेकिन आप क्या समझते हैं 8 टीमें तो बढ़ी हैं, 44 मैचेस हो गए टोटल, तो आप समझते हैं कि क्वांटिटी तो बढ़ गई है, क्वालिटी भी तो बेहतर होनी चाहिए था। जब भी पीएसएल हमारा ब्रांड है पाकिस्तान का, अगर क्वालिटी जो है वो बेकार होगी, जैसे आज के 2 मैचेस हुए, कोई ऐसी क्रिकेट देखने को नहीं मिली कि चले मुकाबला हो, कल तो चले फिर भी आखिरी गेंद पर फैसला हुआ। तो क्वालिटी आप अगर अच्छी नहीं रखेंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो उससे पीएसएल को तो फायदा नहीं होगा। और मेरे ख्याल में हो भी रहा है। देखें इकबाल भाई, बड़े मेहनत से ये सबका ब्रांड बना है, पाकिस्तान का एक ब्रांड बना है, और इसकी वजह यही थी कि यहाँ क्वालिटी क्रिकेट थी, और लोग जो भी फॉरेन प्लेयर आते थे तारीफ करते थे कि जिसका क्वालिटी। अगर आप बात करें इनिशियल 5-6 सीजन की, तो कहा जाता था कि ये जो पेस अटैक है इन फ्रेंचाइज के बाद, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन ओवरऑल 4-5 साल में ऐसा डिक्लाइन आया कि अब आप देख रहे हैं कि आप फास्ट बॉलर ढूंढती फिर नहीं है फ्रेंचाइज के, हमें फास्ट बॉलर मिले तो हम उसको खिलाएं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, और पीसीबी को चाहिए था थोड़ा सा तैयारी का वक्त देता फ्रेंचाइज को। 2 फ्रेंचाइज तो बिल्कुल नहीं है। तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो जो इतनी जल्दी में ये हुआ है तो प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला है। हालांकि जितने भी प्लेयर हैं ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर हैं, इनको तैयार था, लेकिन इनकी वजह से पीएसएल का किनारे। आप भी तो 36 मैच खेले, मैं आज देख रहा था पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड से, 43 विकेटें हैं आपकी इन 36 मैचेस में। आप पहले जो इस्लामाबाद यूनाइटेड 2016 की पहली जीती, उस टीम के मेंबर थे। फिर उसके बाद 2018 में जब जीती तब भी आप उस टीम के मेंबर थे, लेकिन फिर जो आखिरी जीती उस टीम के मेंबर नहीं थे ना। उस टीम का मेंबर नहीं, जो शादाब की कप्तानी में कराची में फाइनल जीते ना। जी हाँ, तो वो तजुर्बा कैसा रहा इब्तदाई दिनों में? मैं चूंकि फवाद तो शुरू के दिनों में कराची किंग्स के साथ एक ही सीजन के लिए वाबस्ता थे, आप तो काफी सीजन के लिए वाबस्ता रहे। समझते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आते थे उनका मयार बहुत अच्छा था, और अब जो आ रहे हैं वो आ तो रहे हैं, बड़े नाम आ गए, डेविड वार्नर आ गया, रिटायर हो गया, चले स्टीव स्मिथ आ गया, लेकिन अब वो बात नजर नहीं आ रही।
बिल्कुल इकबाल भाई, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अब जो प्लेयर आ रहे हैं, ठीक है 2-4 के अलावा उस म्यार के नहीं है जिस तरह के वो पिछले जो पीएसएल के दौर में आते रहे, तो ये बड़ा फर्क पड़ा है। बिहार इसी वजह से स्टैंडर्ड थोड़ा ले गए, लेकिन इसकी देखें बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे लोकल प्लेयर पर। देखिए फॉरेन प्लेयर आएगा, वो खेलेगा और चलेगा, लेकिन एक्चुअल जो हम मिस कर रहे हैं वो हमारे लोकल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, तो हमें उस बारे में जरूर सोचना चाहिए। फवाद, लोकल प्लेयर्स की, यानी कि बॉलर्स तो आप देखें कि हमारे स्पिनर्स ने चले अच्छा कर दिया, 1-2 सुफियान मुकीम ने 7 आउट कर दिए, इफ्तिखार अहमद ने 7 आउट कर दिए, लेकिन जो लोकल प्लेयर्स खासतौर पर यंग अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आ रही। समीर मिनाज चले अंडर 19 से आया है, उसके अलावा मुझे बताएं। पहले तो जो क्वालिटी है, और आपने वो जो बाहर फॉरनर्स वाली कहे तो उसको मैं सिर्फ एड ऑन करूं कि इसका जो 1-2-3 साल से फर्क ये पड़ा है, क्लैश हो रहा है किसके साथ? आईपीएल के साथ। इसका बस सिर्फ यही जवाब है कि इसका क्लैश सिर्फ उसके हो रहा है, वरना अगर क्लैश पहले क्लैश नहीं होता था। अगर क्लैश नहीं होगा पाकिस्तान में, फिर वही जो करंट खेलने होंगे अपने अपने मुल्क से, वही प्लेयर्स आएंगे। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। जहां तक आपने टैलेंट की बात की, जैसे कि आप कह रहे हैं कि समी भाई की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर लोग यही कहते थे कि यहाँ पर रन बनाना मुश्किल है क्योंकि इसमें इधर क्वालिटी बॉलिंग है, यहाँ पर पेसर्स भी स्पिनर्स भी। अब नहीं है। 4-5 साल से इसलिए देखें आप, पाकिस्तान की टीम में भी नहीं बॉलर्स आ रहे, आपको कहीं नजर ही नहीं आ रहे। पहले शाहीन आए, रऊफ आए, फिर हसनैन आए, धानी आए, मतलब फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, नसीम शाह आए, मतलब ये फास्ट बॉलर्स आए हमारे पास, हसन अली आए, मतलब ये पीएसएल से ही आए ना सारे के सारे बॉलर। रुमान रईस भी खेले, मतलब ये जो बॉलर अभी मुझे अशरफ भी पीएसएल याद आते जा रहे हैं। फहीम ने परफॉर्म, लेकिन फहीम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास, क्योंकि वो मेरे साथ खेला है तो वो फर्स्ट क्लास बड़ा खेल चुका था, अंडर 19 भी खेला, फर्स्ट क्लास में भी उसके अच्छे खासे आउट भी थे, रनजे भी थी, तो मतलब वो वहां से आ रहा था। ये लोग जो है ना इंट्रोड्यूस ही पीएसएल से हुए हैं, इतनी फर्स्ट क्लास से इतने नहीं हुए जितने भी प्लेयर से मैंने पीएसएल से इंट्रोड्यूस। एग्जैक्टली, मैं वही कर रहा हूँ। स्पिनर शजाब खान हुए, नवाज आए थे, नवाज आए, असगर आए थे, तो मतलब ये अब स्पिनर्स ये आए थे ना, एकदम से आए थे, तो फिर अब वो वाली चीजें आई नहीं रही थी। इमाद वसीम आए थे, हालांकि इमाद वसीम फर्स्ट क्लास रेगुलर खेलते थे, लेकिन वो जैसे ही वो इधर पीएसएल में आए उनको भी उधर से बड़ा चांस मिला, तो मतलब ये सारी चीजें उधर से आई। लेकिन अब पिछले 3-4 साल से आप देखें कि यही लड़के घूम फिर के एक ही सर्कल है, जब ये बाहर भी होते तो वापिस आ जाते। क्यों? क्योंकि बेंच में आपके पास है ही नहीं। और बाहर डोमेस्टिक अगर आप देखने जाएंगे बेग साहब, अगर आप पूरा मैच देख लें, 4 दिन का, एक तो पहली बात 4 दिन का तो मैच ही नहीं जा रहा है, यहाँ तो 1.25 दिन में, यहाँ सुबह आके तीसरे दिन के सुबह जो है 1 घंटे में मैच खत्म हो जाता है हमारा। फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। और वनडे 40 पे 45 पे, अगर 40-45 पे एक टीम आउट हो रही है, वनडे में वाइड बॉल 50 ओवर में, मैं 4 की बात ही नहीं कर रहा, 50 ओवर में अगर जो है क्या कहते हैं 45 में 50 रन पे एक टीम आउट हो रही है, और जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, तो आप सोच लेंगे आपकी क्रिकेट कहां जा रही है। और जिन्होंने आउट किए हैं वो कोई भी पीएसएल में है ही नहीं, जिन्होंने वाइड बॉल से स्पिन में भी आउट किए हैं। लेकिन यही वजह है समी, आप क्या समझते हैं कि जो मतलब एक फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड हमारा दिन ब दिन डिटीरियोरेट हो रहा है। हालांकि इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है कि डिपार्टमेंट की अलग हो गई, रीजन्स की अलग हो गई, अंडर 19 अलग हो गई, इतनी सारी क्रिकेट होने के बावजूद ऐसा क्यों है? एक बार में बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहले तो आज जैसे कहा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को कोई अहमियत नहीं देता। फवाद ने बात की है टॉप परफॉर्मर, अगर हमारे टॉप 10 निकाले, पाकिस्तान के प्लेयर तो खेलते ही नहीं ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तानी टीम की। मेन वजह ये भी है, हमारे प्लेयर नहीं खेलते, इसीलिए स्टैंडर्ड नीचे जा रहे हैं। देखें जो चीजें इंटरनेशनल क्रिकेट से पिक कर रहा है, इंटरनेशनल सतह पे पिक कर रहा है, वो आके जब डोमेस्टिक खेलता था तो डोमेस्टिक के प्लेयरों में जाती थी। अब वो हमारे प्लेयर नहीं खेलते, तो इससे ये फर्क आ रहा है। फिर आप बात करें कि डेवलपमेंट की, फर्स्ट क्लास ठीक है खेल लेते हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट खेल रहा है फर्स्ट क्लास, उसको नेक्स्ट स्टेप पे, इंटरनेशनल स्टेप पे ले जाना है, वो किसकी जिम्मेदारी है? पीसीबी एनसीए की जिम्मेदारी, वो नहीं काम कर रहे। फिर आगे आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर आप बात करें, प्लेयर 2 सीजन खेलता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो जाता है, तो कोई तो वजूहत है ना कि वो प्लेयर 2 सीजन रहता है, उसके बाद एकदम गायब। और उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज है, दुनिया भर में चीफ सेलेक्टर होता है, हमारे यहाँ सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद है, गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर, कोई अनाउंस चीफ सेलेक्टर नहीं है। आकिब जावेद सेलेक्टर है, अभी सरफराज आ गए सिलेक्शन कमेटी में, मिसबा आ गए सिलेक्शन कमेटी में, तो ऐसी इस पर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय Pepsi and Surf Excel and it is powered by Telenor and Service Industries। हम ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स।
और इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आखिरी चंद मिनट बाकी रह गए और सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं, अपने दोनों एक्सपर्ट से पूछते हैं, फवाद आलम और मोहम्मद समी से। पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डालते हैं। पॉइंट्स टेबल पर अब मुल्तान सुल्तान जो है वो टॉप पर है, 5 मैचों में उसके 8 पॉइंट्स हैं। पेशावर ज़ल्मी आज की कामयाबी के बाद उसके 7 पॉइंट्स हो गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 7 है। लेकिन इन दोनों टीमों में खास बात फवाद के इनका नेट रन रेट +2 का हो गया, जो इनके लिए आगे चलकर बड़ा सूदमंद साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, इनका नेट रन रेट भी बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन इधर देखें कि पेशावर ज़ल्मी के 4 मैच हैं और इस्लामाबाद के 5 मैच हैं, तो उनको एक एज हासिल है कि उनका एक मैच अभी और भी बाकी है, तो ये और ऊपर जा सकते हैं। मुल्तान सुल्तान का भी देखें कि 5 मैच हुए हैं तो 8 पॉइंट्स हैं, तो अगर ज़ल्मी अगला मैच जीतेगी तो टॉप पे बिल्कुल ही आ जाएगी 5 मैच खेल के और 9 पॉइंट्स के साथ। और रन रेट बड़ा जबरदस्त है उनका, +2 का आ गया दोनों का। अगर आप देखेंगे तो लाहौर कलंदर भी देखें अब माइनस पे चली गई, पहले +1 पे थी, ठीक है, तो कराची किंग्स भी माइनस पे आ गई है और 6 पॉइंट्स हुए हैं और नीचे वाले तो बिल्कुल ही माइनस। ये फ्लक्चुएशन होती रहेगी ना, समी जूजू आगे जाएगा, लेकिन इन नीचे वालों का क्या करें बेचारों। मेरे ख्याल में कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि कोयटा भी अभी तक स्ट्रगल करता आ रहा है, रावलपिंडी भी अभी तक कोई मैच नहीं जीता। तो कल का मैच है कि एक टीम विनिंग वे पे आ जाएगी। कोयटा कम से कम एक मैच तो जीती है ना 4 में से। बिल्कुल एक जीती और लग भी रहा है कि कोई एक प्रोसेस है, जिस तरह से खेली। अनफॉर्चुनेटली नहीं जीती, लेकिन बाकी हैदराबाद और अगर रावलपिंडी की बात करें तो इसके अभी तक प्लेयरों का नहीं कंफर्म हो पा रहा कि किस तरह से फिटनेस का इश्यू है या क्या है, क्योंकि आप देखें कि टीम बदलती भी रही, कॉम्बिनेशन भी बदलता रहा, लेकिन अभी तक जीत नहीं मिली। फवाद आप क्या समझते हैं, कोयटा वर्सेस रावलपिंडी, पिंडीज कैन स्टेज अ कमबैक? देखिए पिंडीज के पास ये आखिरी मैच ही है मेरे ख्याल से। अगर पिंडीज अगर कल मैच नहीं जीती तो वो अब टूर्नामेंट से तो फिर बाहर हो जाएगी ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखेंगे पॉइंट्स टेबल आप देखते हैं कि टॉप 4, अगर आप टॉप 3 देखते हैं तो वो ऑलरेडी 10 के तो करीब है। पिंडी अगर कल का मैच हार जाती है तो 5 मैच ही रह जाएंगे, 5 के 5 जीतेंगे तो 10 पॉइंट आएंगे। जब तक वो ऊपर वाली आगे निकल जाएंगी तो पिंडीज बाहर हो जाएगी। ऑन अ सेम टाइम कोयटा के लिए भी मेन मैच है कि उनको, वो भी एक ही मैच जीते हुए, तो उनके लिए भी कल मैच जीतना बहुत लाजमी है। लेकिन वही समी भाई वाली बात है कि वो देखते हैं कि भाई जो बेचारे हारे जा रहे हैं, पिंडीज 4 लगातार हारी है, कोयटा जो है 3 लगातार हारी है मेरे ख्याल से, 2 लगातार हारी है। पहला मैच जीती थी ना, उसके बाद जो है 2 लगातार हारी है। पहला मैच भी हारी थी, फिर दूसरा जीती, फिर 2 हारी। तो खैर, तो अब देखते हैं कि जीत जो है विनिंग ट्रैक पे कौन आता है। तो कोयटा और पिंडीज में ये सबसे ज्यादा कल जो है, लेकिन पिंडीज की टीम बहुत अच्छी है, कनेक्ट नहीं कर पा रही। बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, सबसे अच्छी बैलेंस साइड है, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रही। कल जो मैच खेला जाएगा, कल एक मैच है और इस मैच में रावलपिंडीज का मुकाबला जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम से होगा। और अब देखते हैं कि कल कौन सी टीम फातेह की हैसियत से मैदान से बाहर आती है। सब लोग कह रहे हैं कि रावलपिंडीज को कम बैक करना पड़ेगा, वरना वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। ये बताते हुए कि जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। मिर्जा इकबाल बेग, फवाद आलम, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।